आपने स्टेशनों में और सड़कों पे और मंदिरों में बहुत सारे बच्चे देखे होंगे। मैं भी उनमें से एक ही था। स्टेशन पे तो रात को मच्छर, कन खजूरे सोते टाइम आ जाते थे। दिवाली पे हम लोगों के घरों के बाहर से दिए चुरा के लाते थे। बड़ी मुश्किलों के साथ ताज लैंसन मुंबई के जो बांद्रा में है, वहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था। ताज लैंसन में घुसा, उसका हॉल, उसके फुहारे सब, और जब सोफे में बैठे हम लोग को, मैंने कहा ऐसा घर मुझे मिल जाए। अच्छा, इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं? तो वो कहते हैं इसके लिए पासपोर्ट होना ज़रूरी है। मैंने कहा पासपोर्ट? मैंने कहा वो कैसा होता है? अगर कोई मुझसे सवाल करता है कि तुम कहाँ पैदा हुए हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तब मुझे सिर्फ एक ही जगह याद आती थी, वो थी हज़रत निज़ामुद्दीन का रेलवे स्टेशन, जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया। नमस्कार। आपने स्टेशनों में और सड़कों पे और मंदिरों में बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, जो वहाँ पर बोतल बीनते हैं, प्रसाद माँगते हैं। मैं भी उनमें से एक ही था और उन बच्चों के साथ वहाँ रहा हूँ, जो बच्चे मेरी तरह ही वहाँ रहते हैं और पटरियों में और ट्रेनों में सफाई करते हैं, शताब्दी की गाड़ी चेक करते हैं और उनमें खाना ढूँढते हैं। और हज़रत निज़ामुद्दीन से लेकर नई दिल्ली तक पैदल सफ़र करते हैं पटरियों में कि किसको ज़्यादा बोतलें मिलेंगी, आपस में ही अपनी खुशी का इज़हार करते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पर जब हम रहते थे, दिन भर हमें क्या करना है, हम पहले से ही सोच के रखते थे। कौन-सी गाड़ी इसमें खाना मिलेगा, कौन-सी गाड़ी में हमें बोतलें ज़्यादा मिलेंगी, कौन-सी गाड़ी में हमें अमीर लोग आते हैं जो पैसे देंगे और कौन-सी गाड़ी हमें यूज़ नहीं करनी। कौन-सी गाड़ियों में ऐसे लड़के घूमते हैं जो मतलब हम जैसे बच्चों के साथ कुछ गलत करने की सोचते हैं। तो हम सब यही डिसाइड करके फिर आगे का पूरा दिन हमारा बिताते थे। हम सुबह जो सबसे पहली गाड़ी होती थी, चाहे वो शताब्दी हो या राजधानी हो, सबसे पहले हमें सुबह खाने के लिए ढूँढते थे कि हम सुबह खाने में क्या हमें मिलेगा। जब गाड़ी खाड़ी खाली हो जाती थी, तो वो यार्ड में जाके खड़ी हो जाती थी। तो हम जाते थे यार्ड की गाड़ी में, उसमें जो किचन उनका अंदर होता है, तब वहाँ सारी चीज़ें धुलने के लिए खुली होती हैं। तो हम उसके अंदर घुसते थे, फिर किचन में जो ब्रेड के पैकेट पड़े होते थे या जैम पड़े होते थे या फिर सॉस के पाउच पड़े होते थे, तो वो सारी चीज़ें हम बीन-बीन के लाते थे और कभी-कभी मक्खन की छोटी-छोटी डब्बी भी मिलती थी, जो हम लेके आते थे। तो उसी ब्रेड में हम लगाते थे और उसको खाते थे। फिर उसके बाद हम सोचते थे अब हम क्या करें? अब हमारा पेट हल्का भर गया है, तो हम क्या करते थे, अब दोपहर के खाने के लिए सोचते थे। फिर हम वहाँ से अपना बोरा उठाते थे स्टेशन से और पटरियों में जो-जो स्टेशन की पटरियाँ, क्योंकि जो जनता एक्सप्रेस जैसी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें बोतलें ज़्यादा मिलती थी। क्योंकि उसमें शीशे होते ही नहीं थे, तो लोग बोतल सब ऐसे ही फेंक देते थे। पटरियों में हम फिर बोतल बीनते थे वहाँ पर। बोतल बीनने के बाद फिर हम पहाड़गंज जाते थे। पहाड़गंज में वहाँ जाके बोतलें बेचते थे। फिर उनमें से उस पैसों से भी सोचते थे कि अब हम कितने पैसे खर्च करेंगे, क्या खाएँगे, तो ताकि हमारा रात का भी इसमें हो जाए। अगर हमारे पास जैसे आज समझ लो कोई ट्रेन हमारी ऐसी कि आज ट्रेन में हमें कुछ मिला ही नहीं, तब हमारे पास 2 ही सहारा था, एक तो गुरुद्वारा और एक हज़रत निज़ामुद्दीन का दरगाह। अगर कभी वहाँ पर ऐसा कुछ त्योहार वगैरह, तो ज़्यादा भीड़ में हमें वहाँ रहना मतलब मुश्किल हो जाता था, क्योंकि पुलिस वाले फिर वहाँ से भगाते थे। और फिर हम मतलब पुलिस वाले हमें फिर ऐसे सोचते थे कि ये चोर है, ये चोरी करने आया है या किसी की पॉकेट मार लेगा। तो ऐसी भीड़ वाली जगह में फिर पुलिस वाले हमें रुकने नहीं देते थे। अगर वहाँ ऐसे कुछ हालात हो जाते थे, तो हम फिर गुरुद्वारे चले जाते थे। पुरानी दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा, वहाँ लंगर और मुझे हलवा बहुत पसंद था वहाँ का घी वाला। वहाँ पर फिर खाते थे और मंगलवार को हमारा प्लान होता था कि हम मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएँगे, क्योंकि वहाँ प्रसाद बहुत मिलता था। हम जितने भी छोटे थे, हम सब एक साथ रहते थे। थोड़े अलग-अलग और ग्रुप थे जो बड़े लड़के थे, तो उनसे हम थोड़ी दूरी बना के रखते थे। तो हम अगर कुछ हमें जैसे अभी टाइम पास करना है, हम क्या करेंगे? ट्रेन आ नहीं रही है, हमारा पेट भरा हुआ है। हम क्या करते थे, पत्थर ले लेते थे, पत्थरों के साथ ज़मीन में वो लाइन काटा ज़ीरो खेलते थे। लाल शीट लेके काटा ज़ीरो खेलते थे, या तो फिर वो 5 पत्थर वाला जो वो खेलते थे आपस में। सुबह जब हम उठते थे, तब हम बच्चों को भी देखते थे कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं। मम्मी टिफ़िन दे रही है,
या फिर उनको पैसे दे रही है कि ये खा लेना, वो खा लेना। जब हम देखते थे कि माँ-बाप बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं और उनके लिए मतलब कोई सा भी दिन हो, सुबह हमेशा बस आती थी, बच्चे उसमें जाते थे, हम आपस में ही बात करते थे, "अबे तू स्कूल कब जाएगा?" तो वो कहता था, "अबे छोड़ पढ़ाई-वढ़ाई में क्या लिखा है?" मतलब आपस में ही ऐसी चीज़ों को भुलाने की कोशिश करते थे जो हमें दुखी करने वाली हो। छोटी-छोटी चीज़ें जैसे त्योहारों में अभी दिवाली जैसे कोई त्योहार आता था, ईद के दिन हम वहाँ चले जाते थे, क्योंकि ईद के दिन वहाँ खाने की चीज़ें ज़्यादा मिलती थी और कुछ ऐसे लोग आते थे जो कपड़े देते थे, तो हम उन्हीं कपड़ों को हम पहन लेते थे और फिर लोगों से ईदी माँगते थे। दिवाली पे हम लोगों के घरों के बाहर से दिए चुरा-चुरा के लाते थे। पटाखे के लिए पैसे नहीं होते थे, तो जो पटाखे मतलब सड़कों पे या तो फुस हो जाते थे या खराब हो जाते थे, उनको हम उठा-उठा के लाते थे और उसको कोशिश करते थे कि इसको जलाएँ। मतलब हम अपनी खु उसी उन्हीं चीज़ों में खुशी ढूँढते थे जितनी चीज़ें हमारे पास हैं। फिर कुछ सालों बाद जब 1998 में चाइल्ड लाइन बना, तो उससे पहले पीसीआई एक संस्था है, उसने अपना वहाँ पर डे केयर खोला। तो जब उन्होंने डे केयर खोला वहाँ के जो टीचर बच वॉलंटियर या जो भी उन्हें तब कहते थे, जब हम वहाँ गए तब हमें समझ में आया ये यहाँ पर किस पोस्ट पर है। तो वो आते थे स्टेशन में और जितने भी हमारे आस-पास बच्चे जैसे मुझे या मोनू को हो गया, मेरे जितने भी बाकी दोस्त थे उनको समझाते थे। कहते तो तुम यहाँ क्यों पड़े रहते हो? क्यों ऐसे मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे सोते हो? तुम हमारे संस्था में आओ, वहाँ पढ़ाई-लिखाई करो। हम कहते थे खाना कौन देगा? पढ़ाई-लिखाई तो हम कर लेंगे, खाना कौन देगा? हम दिन भर भूखे वहाँ बैठे रहेंगे। तो हम सीधा उनसे यही बोलते थे, क्या आप खाना दोगे? या फिर और क्या-क्या मिलेंगी चीज़ें? हम इसी लालच में हम फिर वहाँ हमने शुरुआत की वहाँ जाने की। जो चीज़ें हम देखते थे बाहर के बच्चे खेलते हैं, परिवार वाले बच्चे खेलते हैं, वो हमें वहाँ पर वो सारी चीज़ें देने लगे। तो इससे हमें स्टेशन का थोड़ा दूर ऐसा लगा कि हम स्टेशन से थोड़ा दूर जा रहे हैं। और वहाँ पर एक ऐसी फैसिलिटी मिल रही थी जो हमें स्टेशन पे भी नहीं मिल रही थी। स्टेशन पे तो रात को मच्छर, कनखजूरे सोते टाइम आ जाते थे। वहाँ पर फिर उन्होंने दिन भर हम रात भर हम क्या करते थे, स्टेशन पे हम सोते नहीं थे तब। हम दिन में जाके वहाँ सोते थे और रात में आके जो रात की ट्रेनें होती थी, उनमें से छाँटते थे। हमारे दिमाग में तब यही चालाकी थी। हम सोचते थे कि इतना अच्छा वहाँ कमरा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वहाँ जाके आराम कर लेंगे और रात को यहाँ के बोतलें बेच के, अपना जो रात भर बोतल-वोतल पी के पैसे बचा के, उसको फिर यूज़ करेंगे। वहाँ पर हमें बिस्तर, बेड-वेड सब कुछ मतलब एक फैमिली में जैसा प्यार मिलता है, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ मिली। पर पढ़ाई के लिए हमें तब एनएफई क्लास ही जाना पड़ता था। हमें स्कूल में एडमिशन नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। और तब कोई ऐसा कानून भी नहीं बना था कि बच्चों को हर सर्व शिक्षा अभियान जो कहते हैं, तब वो नहीं था। सरकारी स्कूल में तब बिल्कुल एडमिशन नहीं लेते थे। प्राइवेट में वो ले लेते थे क्योंकि हम उन्हें फीस देते थे। तो संस्था वाले फीस देते थे तब इसलिए वो प्राइमरी स्कूल में प्राइवेट में हमें एडमिशन करा देते थे। फिर उस स्कूल में पढ़ाई की हमने। जो बच्चा मतलब जिसको जितनी चाह थी उसने उतनी चीज़ें वहाँ से हासिल की। फिर हम आपस में हम सारे बच्चे डिसाइड करते तू अब क्या करेगा तू बड़ा होके? पहले तो स्टेशन में था, तब तो कोई लाइफ़ ही नहीं थी। तो हम तो यही सोचते थे अबे खाते-पीते रहेंगे, क्या करेंगे? तो अभी फिर हमारे अंदर एक वो जगी कि मैं आगे जाके ये करूँगा। मेरे साथ बाकी जो बच्चे थे, मेरे दोस्त थे सूरज, मोनू-वोनू इन सब ने भी तो हम आपस में डिसाइड करते थे तू क्या बनेगा? तो मोनू कहता था मैं डेंटल असिस्टेंट बनूँगा या डेंटल के उस लाइन में जाऊँगा। सूरज कहता था मैं शेफ़ बनूँगा और मैं हॉस्पिटैलिटी के लिए हमेशा सोचता था कि मैं ऐसी जॉब करूँ जिससे मुझे प्रॉफ़िट हो। पर जब हम 18 के हुए, तब अचानक से मतलब अचानक से बिना किसी पीछे के सपोर्ट के कि आगे ये बच्चा क्या करेगा, कुछ क्या नहीं करेगा, सीडब्ल्यूसीसी ने डिसाइड किया कि अब तुम्हारा टाइम आ गया, तुम्हें कल ये कम हॉस्टल छोड़ के जाना पड़ेगा। अब उस बच्चे ने पूरे अपने 18 साल तक वो हॉस्टल देखा है।
उसने अपने बचपन में अपनी बाहर की दुनिया छोड़ के उसको अपना परिवार बनाया, फिर एकदम से आप बोलो कि तुम इस घर से निकल जाओ, तो वो कहाँ जाएगा? जब उसको पता ही नहीं है कि बाहर क्या है, अब मुझे करना क्या है? फिर वापस से वही अपनी वैसी लाइफ़ में आ जाता है जैसा वो पहले था। सड़क पे ये अब वो कोशिश करता है कि मैं अब बड़ा मतलब बड़ा हो गया हूँ तो कुछ आश्रय ढूँढूँ। तो वो छोटे-मोटे काम कर लेता है, जैसे किसी चाय की दुकान में चाय में लग गया, या फिर किसी सिलाई की दुकान में लग गया, या किसी मोबाइल शॉप में लग गया, या तो फिर किसी कारखाने में काम पे लग जाते हैं। ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होता है, ना उनके पास कोई गार्जियनशिप प्रूफ होता है कि वो प्रूफ करे कि मैं भैया इस होम में था, इस होम से आया हूँ। तो इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा फिर क्या उठाते हैं पुलिस वाले। पुलिस वाले क्या करते हैं, अगर समझ लो कोई चोर करके भाग रहा है, आपको उसने देखा कि आप थोड़े संगठित व्यक्ति लग रहे हो, आपको पकड़ लेगा। अगर आपके पास कोई आईडी नहीं है, कुछ नहीं है, आप कुछ बता नहीं पा रहे हो, तो वो आपको ही ले लेगा, या फिर आपसे पैसे ऐंठने के लिए कुछ करेगा। मतलब मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। मुझे जब वहाँ से निकाला तो मैं स्टेशन पे जाके सोता था, और जॉब के लिए अपनी यहाँ एक मोबाइल शॉप है, वहाँ जाता था कनॉट प्लेस में। तो मैं वहाँ से धीरे-धीरे, फिर मैंने जो मेरे जो जानने वाले थे उनसे पूछा कि कौन-सी जॉब ऐसी है जहाँ मुझे रहना-खाना भी मिल जाए और मुझे एक शेल्टर भी मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि तो हॉस्पिटैलिटी जो हाउसकीपिंग है, ये वाली जॉब तेरे को आसानी से कहीं भी अकोमोडेशन दे सकती है। तो फिर मैंने धीरे-धीरे उन सब से कोशिश की, फिर मैं मुंबई गया। मुंबई में भी मुझे रहने की दिक्कत हुई, पर मेरे को पता था कि मैं अगर स्टेशन पे रहूँगा, तो मैं अपनी जॉब कर सकता हूँ। तब मैं मुंबई में, हमारा फाउंडेशन एक मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे चाइल्ड लाइन है। तो उनको पता था ये बच्चा होम के फील्ड से आया है, तो इसको बच्चों की नॉलेज है कि बच्चों को क्या है, बच्चों के चाइल्ड लाइन में कैसे बच्चों को फाइलें-वाइलें सब भरते हैं। तो उसी बिहाफ़ पे उन्होंने मुझे नाइट वॉलंटियर रख लिया। तो मैं रात को वहाँ आराम से सोता था। अगर कोई कॉल आती थी तब मैं जाता था बच्चे को देखने के लिए, और दिन में मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ ताज लैंसन मुंबई के जो बांद्रा में है, वहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था। एक बार एक कैंप लगा था ताज लैंसन में, तो हम जितने भी बच्चे थे वहाँ स्टेशन पे रहते थे, जो यूथ थे और जो बच्चे मेरे साथ हमारा फाउंडेशन में आके पढ़ते थे, उनको वहाँ पर एक कुछ फेयरवेल पार्टी थी, तो उसमें बच्चों को खाना खिलाने के लिए बुलाया था। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मैं तो होटल देख के ही हैरान, पहली बार मैंने ऐसे होटल में कदम रखा है। ताज लैंसन में घुसा, उसका हॉल, उसके फुव्वारे सब, और जब सोफ़े में बैठे हम लोग, मैंने कहा ऐसा घर मुझे मिल जाए। मैंने कहा अगर यहाँ जो जॉब करते हैं उनके यूनिफ़ॉर्म, जब मैं होटल में घुसा उनके यूनिफ़ॉर्म देख रहा था, मैंने कहा इनके यूनिफ़ॉर्म कितने चमक रहे हैं। सबके साड़ी, लड़कियों के एकदम एकदम स्टाइल में बाँध के, जो बटलर है उनके कोट-वोट सब पहन के। तब मैंने कहा कि अगर मुझे यहाँ जॉब मिलेगी तो मैं यहाँ कर लूँगा। तो जो एचआर के मैनेजर है मार्शल डाइस, तो वो वहाँ के एचआर मैनेजर थे। वो आए, तो मैंने जाके कैज़ुअली मैंने कहा अंकल अगर मैं यहाँ जॉब करना चाहूँ मुझे मिल जाएगी? तो उन्होंने कहा हाँ, तुम कल आ जाओ। मैंने कहा मुझे कुछ लेके आना पड़ेगा? तो कह रहे तुम अपना एक आईडी ले आओ बस। तो जब मैंने वहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया तब मेरे पास सिर्फ़ आधार कार्ड था, वो भी मैंने किसी एजेंट को पैसे देके बनवाए थे। क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ स्कूल का सर्टिफ़िकेट था जिसमें माता-पिता का नाम और जन्म था। एड्रेस नहीं था, तो वो मैंने अपना जो हमारा फाउंडेशन है उसमें आधार में वहाँ का एड्रेस डलवा दिया था। अब मैं क्योंकि नाइट में वहाँ वॉलंटियर ड्यूटी करता था, तो जो हमारा फाउंडेशन है वो मुझे ₹2000 पे करती थी। तो सुबह फिर मैंने वहाँ जब हमारा ताज लैंसन में गया तो एचआर मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरी इंग्लिश अच्छी थी। इंग्लिश अच्छी थी क्योंकि मैंने कोशिश की थी ये सब चीज़ें सीखने की, क्योंकि जो मुझे आगे जाके काम आ जाए मैंने वो चीज़ें ज़्यादा सीखता था। 2018 में जब मैं वहाँ पर जॉब कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि मेरे जो साथ में काम करते हैं ना, वो जॉब छोड़ के जा रहे थे। अब वो जा रहे थे तो अब उनके साथ मेरी अच्छी बात थी, मैं पूछता था कि तुम जा कहाँ रहे हो? तो कहता है अबे कौन लाइफ टाइम तक ऐसी जॉब करेगा? अब तो शिफ्ट-विफ्ट में जाने का प्लान बना रहे हैं, बाहर जाएँगे, बाहर जाके जॉब-वॉब करेंगे कुछ, वहाँ ज़्यादा सैलरी भी मिलती है और सारी फैसिलिटी भी। 6 महीने कहते हैं, मेरे जितने दोस्त हैं, राहुल मोरे, मार्टिन, वो सब कहते थे कि से 6 महीने जॉब करो, 6 महीने छुट्टी। तो मैं कहता था वाह! मुझे ऐसी जॉब मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मैंने कहा 6 महीने में शिप में घूमता रहूँगा पूरा वर्ल्ड, और 6 महीने आके अपना घर में आराम से सो जाऊँगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा अच्छा इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं? तो वो कहते हैं इसके लिए पासपोर्ट होना ज़रूरी है। मैंने कहा पासपोर्ट? मैंने कहा वो कैसा होता है? तो फिर उन्होंने गूगल पे सर्च किया, कहा ये ऐसा पासपोर्ट होता है, एक किताब सी होती है, नीले कलर की,
ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और एक कुछ फायर ब्रिगेड की ट्रेनिंग कर ले, तो एक इंटरव्यू दे देगा, वो पास होते ही तुझे जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब मैं होम में गया अपने, हमारा फाउंडेशन में रात को जब गया, तो अगले दिन मेरा वीकली ऑफ था। मैंने वहाँ जो मैनेजर थे उनसे बोला, मैंने कहा सर मुझे ना पासपोर्ट बनवाना है। तो उन्होंने कहा बनवा लो, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे मेरा? तो उन्होंने फॉर्म वॉर्म सब भर दिया, फीस पे कर दी, अपॉइंटमेंट का टाइम आया, तो मैं जब पासपोर्ट ऑफिस गया तो वहाँ मैंने अपने डॉक्यूमेंट जमा किए, तब मेरे पास आधार कार्ड और बैंक पासबुक ही था, बस ये 2 चीज़ें थी। तो जब मैंने वहाँ पासपोर्ट ऑफिस गया तो उन्होंने तब मुझे बोला कि तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए क्या है? तो मैंने स्कूल का सर्टिफिकेट भी दे दिया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट हमारे लिए ओके है, पुलिस वेरिफिकेशन करने आएगी, तुम अब जाओ, ये स्लिप रखो, कॉल करेगी तुम्हें पुलिस। मैंने कहा ठीक है। तो फिर अब मैं 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन मैंने इंतज़ार किया। तो एक दिन मुझे कॉल आया नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से कि विशाल तुम्हारा पासपोर्ट का कुछ वो है, तुम आके यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ। अब मैं डॉक्यूमेंट लेके गया तो उन्होंने बोला जन्म तारीख के लिए तुम्हारा स्कूल सर्टिफिकेट ठीक है, तुम्हारे एड्रेस के लिए आधार कार्ड और ये पासबुक ठीक है। कह रहे तुम बिलॉन्ग कहाँ से करते हो? मतलब तुम्हारी नागरिकता क्या है? तब थोड़ा मैं मैंने कहा नागरिकता के लिए अब क्या मैं प्रूफ़ दूँ? तो कहते हैं कि नागरिकता के लिए मतलब पैदा कहाँ हुए हो ये पता है? मैंने कहा हाँ, ये तो मुझे याद है मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। क्योंकि तब उससे पहले जब मैं 18 का हुआ था तब मैंने अपनी ये सारी चीज़ें अपनी मौसी के थ्रू जान ली थी। मेरी मौसी मुझे ना हमेशा हनुमान मंदिर में आके ढूँढती थी कि क्या पता मेरा यहाँ पर मिल जाए। तो मेरी शक्ल और मेरी मम्मी की शक्ल एक थी। मेरी मौसी कहती थी। तो मेरी जब मैं वहाँ से निकला तो मैं कनॉट प्लेस में ही वहाँ रहता था, वहीं जॉब करता था। तो मैं मंगलवार को मैं भी अब आदत तो छूटती नहीं है कभी-कभी भी। तो बचपन में मंगलवार को हनुमान मंदिर चला जाता था। तो मौसी के 2 बच्चे थे सोनू और सुजल, तो वो भी वहाँ पर आते थे। तब मौसी ने मुझे वहाँ देख लिया था। अब इतना छोटा मैं जब भागा था इतना होऊँगा, अब इतना बड़ा देखा था उन्होंने मुझे। तब उन्होंने मेरी शक्ल देखी तो कहते मीदुल? मैंने कहा मीदुल? मैंने कहा मीदुल? मैंने कहा मीदुल कौन? तो कहते क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा विशाल। तो कहते कहाँ पैदा हुए हो? मम्मी-पापा कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो बचपन से होम में था, यहीं कनॉट प्लेस में ही है बाल सहयोग। तो फिर कह रहे अच्छा, तो फिर वो होम में आए। उन्होंने वहाँ से पता किया कि ये बच्चा बहुत पुराना मतलब कम से कम 1998 से पहले से ही ऐसे-ऐसे होमों में से रह के आ रहा है। तो उन्होंने मेरा नंबर वहाँ से लिया क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर उनके पास रहता था। उन्होंने मुझे कॉल किया कि तुम जहाँ रहते हो एक बार खजूरी आओ। तब तो मैं दिल्ली को इतना समझ ही गया था कि दिल्ली में कौन-सी जगह कहाँ है। तो मैं फिर खजूरी गया, तो वहाँ पर जाके जब मैं होम में अपने उनके अंदर गया, मेरी मौसी ले गई, वो घर में जाके देख रहा हूँ तो मेरी मौसी के बच्चे रो रहे हैं। मेरी मौसी भी रो रही है। मौसी ने एकदम से मुझे मतलब ज़ोर से पकड़ के रोने लगी। आस-पड़ोस वाले जो मुझे बचपन से जानते थे, वो भी कि इसकी शक्ल तो एकदम आभा से मिलती है। तब मुझे मेरी मम्मी का नाम पता लगा कि मेरी मम्मी का नाम आभा था। तो ये आभा का बेटा है। तो मैंने फिर भी शक्ल नहीं देखी थी मम्मी की। फ़ोटो जब मौसी ने बोला मैंने पूछा मौसी से मम्मी कहाँ है? तब उन्होंने कहा कि हाँ, मैं दिखाती हूँ तेरी मम्मी की फ़ोटो। तो उन्होंने फ़ोटो दिखाई थी, अंदर फ़ोटो लगी पड़ी थी। वो फ़ोटो मेरे कमरे में भी अभी भी है। तो एकदम मतलब ऐसे नहीं लग रहा था मैं अपने पिता पे गया हूँ, मेरी माँ की शक्ल मेरे अंदर ही थी। फिर वहाँ से मैंने अपनी सारी डिटेल निकाली कि मेरे और कितने रिश्तेदार हैं, कहाँ क्या है, मेरे पापा कहाँ थे। तो मेरी मौसी ने बताया कि मेरे पापा रिक्शा चलाते थे दरियागंज में। तो वो जो बस्तियाँ थी नाले के पास, उनके मेरी मौसी ने जो बताया कि हम वहाँ रहते थे। वहाँ से मेरी मम्मी दरियागंज में जाती थी, एक आंटी का घर है, वहाँ काम करती थी बर्तन का। कहती थी मम्मी
मम्मी मुझे कंधे पे बाँध के ले जाती थी। दरियागंज में एक आंटी हैं, वहाँ काम करती थी। मुझे दरियागंज में एक राम मंदिर है, वहाँ से मुझे बचपन में जब मैं छोटा था, तब मुझे खाना खिलाती थी, वहाँ से प्रसाद ले लेके। मेरी मौसी ने ये सारी चीज़ें मुझे बताई, क्योंकि मेरी मौसी भी वहीं काम करती थी, उनके साथ ही। बस मेरे पिताजी का पता नहीं था कि वो कहाँ से थे, क्या थे। बस ये पता था वो रिक्शा चलाते थे, और मम्मी को मेरी जो नीभा मौसी हैं, उन्होंने मुझसे शादी करवा दी थी बचपन में। फिर मैंने अपने गाँव की सारी डिटेल कि मम्मी का गाँव कहाँ है, ये सारी चीज़ें मैंने सब तभी की तभी पता कर ली थी। ये तो हो गई मेरी मम्मी की बात कि कैसे मेरे मम्मी-पापा का पता लगा। अब पासपोर्ट के लिए जब मैं ऑफ़िस, उन्होंने वेरिफ़िकेशन के लिए बोल दिया कि तुम्हारा वेरिफ़िकेशन आएगा, तो उन्होंने, पुलिस स्टेशन वालों ने मुझे कॉल किया, मैं गया डॉक्यूमेंट लेके, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और हमारा फाउंडेशन ने एक लेटर दे दिया था कि ये बच्चा हमारे यहाँ रहता है और ये ऐसे-ऐसे जॉब करता है। तो उन्होंने कहा कि एक तो तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है, ये तुम्हें पता नहीं है और उसका कोई प्रूफ़ नहीं है। और दूसरा कि तुम्हारा, हमारा फाउंडेशन जो संस्था है, वो एक गवर्नमेंट के स्कूल की बिल्डिंग में है, और एक सरकारी प्रॉपर्टी पे तुम अपना पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। तो मैंने कहा इसके लिए मैं क्या करूँ? कह रहे तुम कहाँ काम करते हो? मैंने कहा ताज लैंसन में। तो बोलते हैं वहाँ से बनवाओ, वहाँ से बनवाओ, पुलिस वेरिफ़िकेशन के लिए दोबारा आना, तब हम करवा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गया वापस, अपना जॉब पे रेगुलर जाता था, उन्होंने वहाँ से रिपोर्ट भेजी, वहाँ से कैंसल हो गया, पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया। तो होटल में गया मैं, वहाँ से मैंने फिर वहाँ से एक लेटर लिया, जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर था, कर्मा कर्मा करके, उन्होंने एक लेटर दिया, और उससे मेरे आधार कार्ड में उन्होंने एड्रेस होटल का लगवा दिया। तो होटल का लगवा दिया, उसके बाद फिर वहाँ से होटल वालों ने मुझे एनओसी दे दी थी। एनओसी दे दी थी, तो मैंने वो एनओसी और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा के फिर से वापस दे दिया। पर मुझे इतना ये नहीं था कि मेरा पुलिस वेरिफ़िकेशन इस बार उसी सेम जगह नहीं होगा। तब बांद्रा स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे हुआ था। तो फिर बांद्रा पुलिस ने मुझे बोला कि तुम यहाँ काम करते हो, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब लोग आते-जाते रहते हैं यहाँ, तुम इस पे कैसे अपना वो बनवा सकते हो? फिर मैं यहाँ से ताज मानसिंह से जॉब छोड़ के फिर वापस बंगाल गया। वहाँ बंगाल में मेरी बड़ी मौसी रहती थी, जीवनतला में। जान-पहचान के लोग इतना मुझे जानते थे, मेरी मम्मी को जानते थे, तो ग्राम पंचायत की तरफ से मुझे एक उन्होंने लेटर दी थी कि ये यहाँ का निवासी है। तो मेरे उससे, उसी लेटर से आधार कार्ड में और बैंक वैंक का सब मैंने उधर ट्रांसफ़र करवा लिया। ट्रांसफ़र करवाने के बाद फिर मैंने वहाँ से तीसरी बार अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। नहीं, चौथी बार, क्योंकि 2 बार मुंबई में, 1 बार दिल्ली में प्रयास से, और ये चौथी बार था जो मैंने अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया दोबारा। जब मैंने पासपोर्ट के लिए अपना अप्लाई किया दोबारा वहाँ से, जीवनतला थाने से, तो पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से हमेशा बस यही कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से आपके डॉक्यूमेंट ओके हैं, आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है। पर उन्होंने ये कभी मुझे ये नहीं बोला तुम्हारी नागरिकता भी चाहिए मुझे। वो तब एक्सक्यूज़ नहीं देते, जब फीस जमा हो जाती है ₹1500, तब जाके फाइल जब आती है तब बताते हैं कि आपका ये ऑब्जेक्शन आया है। मतलब पहले पैसे खा लेते हैं। मैंने पता नहीं कितने पैसे बर्बाद कर दिए इसके चक्कर में। गुस्सा भी आता है मुझे। तो फिर वहाँ से जब उन्होंने भेजा, तो उन्होंने कहा कि आप आपके वहाँ वेरिफ़िकेशन के लिए आएँगे, तो आप तैयार रहना। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब जीवनतला थाने से पुलिस वाले आए गाँव में। मुझसे पूछने लगे तुम यहाँ कब से रह रहे हो? कौन है ये तुम्हारी? इनका क्या प्रूफ़ है कि ये तुम्हारी मौसी है? अब मेरी इत्तेफ़ाक से मेरे मामा के पास मेरी मम्मी का पुराना राशन कार्ड था, मतलब जो जिसमें पूरी फ़ैमिली का नाम होता है। तो मैंने वो दिया, कह रहे अब ये क्या प्रूफ़ है कि ये तुम्हारी माँ है? और तुम्हारा बर्थ सर्टिफ़िकेट कहाँ है? तुमने अगर जन्म लिया है तो कहाँ? क्योंकि वो एक पश्चिम बंगाल एक बॉर्डर एरिया है, तो इसलिए वो डाउट करते हैं क्योंकि बांग्लादेशी लोग भी घुस जाते हैं। पर मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा सर, मैं दिल्ली जो राष्ट्र राजधानी है वहाँ से अपना मैंने सारा डॉक्यूमेंट यहाँ ट्रांसफ़र कराया है। तो मैं कैसे बांग्लादेशी हो सकता हूँ, या क्यों, मतलब मेरे ऊपर क्यों सवाल हो रहा है? मैंने कहा मैं केंद्र से यहाँ आया हूँ। तो मैंने कहा, तो कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता, तुमको अपना नेशनैलिटी प्रूफ़ दिखाना पड़ेगा। तब
अब मैं गुस्सा भी इतना था और मैं इतने मतलब चक्कर काट के इतने पैसे खर्च करके इधर से उधर किराया लगा के आता जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तब मैंने गूगल में सर्च किया कि हाउ टू फाइल पिटीशन टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और मैं सोचता था कि फ्री में कैसे पिटीशन फाइल करूँ? मैं इसलिए लिखता था कि हाउ टू फाइल पिटीशन टू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फ्री। तो वहाँ पर change.org का ऐसे सामने एक लोगो आ जाता था। सबसे पहला change.org पिटीशन ऑनलाइन। तो मैंने कहा शायद ये कोई ऐसी होगी जो कोर्ट वोर्ट में केस फाइल करती होगी हमारी तरफ से। मैंने उसमें डाल दिया। मैंने उसमें पिटीशन मतलब नॉर्मली अपना कैज़ुअल अपने बारे में सब कुछ लिख दिया। जब मैंने वहाँ पर अपने बारे में सब कुछ लिख दिया, उसके 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते नहीं, 3 या 4 दिन बाद ही मुझे change.org की तरफ से कॉल आया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी जो पिटीशन है वो ठीक है, पर इसे सही तरीके से लोगों को बताने के लिए सही ढंग से लिखना पड़ेगा। फिर उन्होंने उसमें सारी चीज़ें सेट की कि कौन-सा क्या चीज़ें कहाँ रहेंगी। फिर ऐसे मैंने change.org के थ्रू अपना पिटीशन शुरू किया। धीरे-धीरे change.org की हेल्प से लोगों तक मेरी कहानी जाने लग गई। लोगों को पता लगने लग गया कि ऐसे-ऐसे भी होता है। change.org के थ्रू कई मीडिया लोगों ने मुझे संपर्क किया, उन्होंने मेरी स्टोरीज़ छापी। फिर उसके बाद ऐसे ही हेल्प करके जब पश्चिम बंगाल सरकार ने change.org की भी नहीं सुनी, तब दिल्ली में आके फिर मेरा वो पिटीशन चल ही रहा था। मैंने उसी पिटीशन में दिल्ली गवर्नमेंट को हाइलाइट कर दिया कि अब मैं इस दिल्ली गवर्नमेंट को बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से पाला है। तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से change.org और जो बाकी मीडिया के हेल्प से चाइल्ड वेलफेयर कमिटी न्यू दिल्ली के जो मजिस्ट्रेट है वरुण पाठक, वो वहाँ अभी वर्तमान हैं। तो उन्होंने जब ये देखा कि ये बहुत पुराना बच्चा है हमारा, मेरी उन्होंने फाइल चेक की, तो मेरे सारे डिटेल उनको कि ये बहुत मतलब अच्छा बच्चा है, पढ़ने लिखने में भी अच्छा है, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी नया फाइल बना के इसके केस को प्रोसेस करेंगे। तो उन्होंने फास्ट ट्रैक के थ्रू मजिस्ट्रेट ने, जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के वरुण पाठक जी हैं, उन्होंने फास्ट ट्रैक के थ्रू मेरी फाइल को फटाफट मुझे बर्थ सर्टिफिकेट एमसीडी के थ्रू लड़ाई करके दिलवाया। फिर उसके बाद मुझे पासपोर्ट के लिए उन्होंने मेरी मौसी के एड्रेस पे सारा डॉक्यूमेंट करवा के फिर अप्लाई करने के लिए मुझे एनकरेज किया। तो जब मुझे बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि तब मैं जाके भारत के संविधानों के अधिकारों का हकदार बना था। क्योंकि भारत के संविधान कहते हैं कि नागरिक को सारे संविधानों के अधिकार है। तो जब तक एक अनाथ बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी तो वो संविधानों का लाभ कैसे उठाएगा? बिना जन्म प्रमाण पत्र के अनाथ बच्चों की नागरिकता सिद्ध नहीं होगी, और नागरिकता अगर सिद्ध नहीं होगी तो उन्हें संविधानों का अधिकार कैसे मिलेगा? तो मेरी ये जो पिटीशन थी, मैंने जो डाली थी change.org पे, ये इसी बेसिस पे थी कि बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट इन बच्चों को मिले। तो वहाँ से जब मुझे बर्थ सर्टिफिकेट मिला, फिर उसके बाद मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तो अब पासपोर्ट ऑफ़िसर मुझे ये कह रहा है, उसको मुझ पे संदेह हुआ क्योंकि मेरी पासपोर्ट की एप्लीकेशन इतनी बार कैंसल हो चुकी है। तो मुझ पे संदेह करने लग गया कि तुम्हारा पासपोर्ट इतनी बार कैंसल क्यों हो रहा है? तो मैंने तब, क्योंकि मेरे पास लोगों का हेल्प था, सपोर्ट था, और पासपोर्ट ऑफ़िस वाले भी मुझे जान गए थे कि इसकी वीडियोज़ वायरल होती है। नेट पे, change.org पे, ऐसी-ऐसी इसकी पिटीशन ट्विटर पे चल रही है। तो वहाँ जो काम करने वाले वो भी मुझे रोकते नहीं थे। तो सुरेश अधाना, जो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी इतनी बार पिटीशन क्यों कैंसल हुई है? मैंने कहा सर मुझे क्या पता, ये आपके डिपार्टमेंट की वो है। अगर मुझे पासपोर्ट पहले ही मिल जाता तो मेरी इतनी सारी कैंसल नहीं होती। मैंने कहा आप अगर मुझ पे डाउट कर रहे हो तो आप सारी रिपोर्ट चेक कर लो, अगर कोई गलत मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो पासपोर्ट मत दो, और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे ये बता देना फिर। तो उन्होंने कहा तुम घर जाओ, हम तुम्हें बताएँगे। तो फिर मैंने इतनी मेहनत की है, इतना मतलब भागा-दौड़ी किया और इतने लोगों ने मुझे हेल्प किया, तब भी मैं शांत नहीं था। मैंने फिर वरुण पाठक जी को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं, मुझे भरोसा दिलाइए कि पासपोर्ट मुझे मिल जाएगा। तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो डीसीपी हैं, मिस्टर साइन, उनको लेटर भेजा कि ये बच्चा हमारा है और हम इसके गार्जियन हैं, आपकी अच्छाई के लिए इसका पासपोर्ट जल्दी से प्रोसेस करो। तब जाके पुलिस ने 2 दिन में आके मेरा पासपोर्ट का वेरिफ़िकेशन किया, फटाफट से मेरे डॉक्यूमेंट लिए और पासपोर्ट में रिप्लाई दिया, तो अगले 2 हफ्ते में मेरा पासपोर्ट मेरे घर पे आ गया था। जब जिस दिन मेरा पासपोर्ट मेरे घर पे आ रहा था,
मैं सबको बता रहा था कि मेरा पासपोर्ट फाइनली आ गया है। मैंने ये सोचा कि अब मैंने तो ये बर्थ सर्टिफिकेट मुझे मिल गया है क्योंकि मैंने इतनी लड़ाई ले रही है, तो बाकी जो दिल्ली के बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा, जो अभी पल रहे हैं, वो जब निकलेंगे क्या होगा? तो फिर मैंने और एक पिटीशन फाइल की दिल्ली गवर्नमेंट को कि जितने भी ऑर्फन बच्चे होम में हैं, उनको भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए नोटिस भेजे हर होम को। आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, जोश टॉक्स, यहाँ मैंने इनकी सारी वीडियो देखी यूट्यूब पे। ये लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, उन लोगों के थ्रू जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा चीज़ किया है जो सामने वाले को प्रभावित कर सके। आप मेरी स्टोरी से समझ ही गए होंगे कि उन लोगों की ज़िंदगी भी कैसी होती है जो स्टेशनों पे बच्चे रहते हैं मेरे जैसे। और मैं आशा करता हूँ आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहेंगे और उन बच्चों के बारे में भी सोचेंगे। धन्यवाद। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।